हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास सिंह एंड आई एम लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंदर यूनिट नंबर 5 लेबर कॉस्टिंग एंड द टॉपिक इज़ वेजेस एंड इंसेंटिव। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेबर कॉस्टिंग क्या होती है? किसी भी फर्म या फिर इंडस्ट्री की बात करें तो लेबर कॉस्टिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डिसाइड करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, उसका रिकॉर्ड रखना और सैलरी जो आप देते हैं उनकी पॉलिसीज़ को डिसाइड करना और पॉलिसीज़ को रेगुलरली रिव्यू करना, और ये बहुत सारे काम होते हैं जो इस हम लेबर कॉस्टिंग के अंतर्गत हमें यहाँ पर हमें जो है करने होते हैं किसी भी फर्म या इंडस्ट्री के अंदर। तो लेबर कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है और हम क्या करते हैं इसके अंदर आगे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी इंडस्ट्री या फर्म के अंदर हमें जो है एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जितने अधिक लेबर या फिर एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें कॉस्ट यहाँ पर पे करनी होती है। मीन्स जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो ओवरऑल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, वो यहाँ पर लेबर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। ओके। और इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लेबर होते हैं, जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पर जो है किसी एम्प्लॉयमेंट जो किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत कम होती है, किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो अलग अलग तरह के जो है एम्प्लॉय आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग जो है कैटेगरी के लेवल के। ओके। तो यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, द लेबर कॉस्ट फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो लेबर कॉस्ट सीधे किस पे असर डालता है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर जो असर डालता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जितनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट होगी उतना ही जो ओवरऑल कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। इट मीन्स जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस की जाएगी लेबर कॉस्ट से। ओके। लेबर कॉस्ट जितना ही कम होगा उतनी ही ओवरऑल प्राइस जो है कम होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? लेबर कॉस्ट मस्ट देयर फॉर बी रिव्यूड। तो यहाँ पर हमें रेगुलरली रिव्यू करना होता है लेबर कॉस्ट को, एंड हमें कंटिन्यूसली एफर्ट जो है लगाना होता है ताकि हम क्या कर सकें? लेबर कॉस्ट को कम कर सकें। कैसे? लेबर की इफ़िशिएंसी बढ़ा करके, या फिर कोई अन्य जो है लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम यहाँ पर लेबर कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने की यहाँ पर कोशिश हमेशा करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेबर कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू कैरीड आउट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट टू द वर्कर। This includes wages, incentive, bonus, overtime, expenditure on welfare facilities like premium for group insurance, EPF, medical facilities। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि लेबर कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका हम जो है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और यह पेमेंट हम वर्कर को सैलरी के रूप में भी करते हैं, इंसेंटिव के रूप में करते हैं, बोनस कुछ देते हैं उसके रूप में करते हैं, ओवर टाइम एक्सपेंडिचर जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती है। ओके। तो उस रूप में अपने हम जो है यहाँ जो है पेमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो यहाँ पर इसका जो है रिकॉर्ड रखना जो है मेन काम किया जाता है लेबर कॉस्टिंग के अंदर, टू डिटेक्ट अनडिजायरेबल लेबर कॉस्ट एंड टू टेक रिमीडियल मेजर्स। जो भी अनवांटेड लेबर कॉस्ट है उसकी पहचान करना और उसको रिमूव करना। टू प्रोवाइड डाटा फॉर फॉर्मुलेटिंग लेबर पॉलिसीज़। लेबर पॉलिसीज़ का निर्माण करना इन जो भी डाटा जो रिकॉर्ड किए गए उनकी सहायता से, और इन पॉलिसीज़ को रेगुलरली जो है रिव्यू हम कर सकते हैं इन डाटा के अकॉर्डिंग। और ये पॉलिसी जो हमने बनाई वो कब कम आ सकती है, या फिर जो डाटा है वो कब कम आ सकते हैं? जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में जब स्ट्राइक के दौरान नेगोशिएशन होता है तो उस दौरान जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड टू प्रोवाइड डाटा विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इनकम टैक्स। ये जो डाटा है वो इनकम टैक्स के लिए काम में आते हैं, APF कंट्रीब्यूशन में भी काम आते हैं, और ये भी रिकॉर्ड देखने में काम आते हैं कि कहाँ जो है कितना एक्सपेंडिचर हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग के। हम बात करें यहाँ पर वेजेस की, तो वेजेस क्या होते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। दिस आर द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एफर्ट पुट इन बाय वर्कर इन द प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन में वर्कर जो भी अपना एफर्ट लगा रहा है उसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है? कुछ ना कुछ पेमेंट देता है। किसको? वर्कर को। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। एंड दिस आर द पेमेंट मेड फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय लेबर। यहाँ पर जो लेबर है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसके एवज में आप क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। और ये जो सर्विस है ये मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है।
ओके। तो फिजिकली कोई हार्ड वर्क भी कर सकते हैं या फिर मेंटली कोई वर्क भी हो सकता है। ओके। तो किसी प्रकार के सर्विस के लिए लेबर, एम्प्लॉय या फिर जो वर्कर कहते हैं उनको हमें पेमेंट प्रोवाइड करना होता है, तो उसको हम यहाँ पे जो वेजेस कह देंगे। एक जो है व्यू बताया गया है आप लोगों को कि ये जो एम्प्लॉयर है एंड दिस इज़ द एम्प्लॉय और वी कैन से लेबर। तो जितना भी जो कैपिटल है इसका, ओके, तो उसमें से प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अदर कॉस्ट का हिस्सा होता है, और एक छोटा सा हिस्सा जो है वेजेस के रूप में, पेमेंट के रूप में इनको क्या जो है लेबर को, एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर जो है दिया जाता है। ओके। सो तो यहाँ जो वेजेस दिया जाता है वो जो है दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो ये है कि फुल इन कैश दे दिया जाए, पूरा जो है इन कैश पेमेंट कर दिया जाए, या फिर कुछ जो इन कैश पेमेंट किया जाए और कुछ जो है फैसिलिटी प्रोवाइड जो है कर दी जाए। ओके। जैसे कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, ओके, एंड पेड सिक लीव, तो कुछ एक्स्ट्रा अगर बेनिफिट अगर दिए जा रहे हैं तो इस प्रकार से या तो टोटल इन कैश पेमेंट या फिर जो है या फिर जो कैश के साथ साथ जो है कुछ फैसिलिटीज़ भी यहाँ प्रोवाइड की जाए। तो ये जो है कुछ अलग अलग जो है तरीके हो सकते हैं जो है वेजेस देने के। तो यहाँ अगर बात करें वेजेस के टाइप, तो वेजेस के टाइप जो होते हैं मेनली 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन नॉमिनल वेज, फेयर वेज, ओके, लिविंग वेज, मिनिमम वेज एंड द रियल वेज। तो इन तीनों ही जो वेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे, इन जो है 5 वेजेस की हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, नॉमिनल, रियल, लिविंग, फेयर एंड मिनिमम वेज। ओके। तो फर्स्ट वन इज द नॉमिनल वेज। It is the amount of money paid to the worker in case for the effort put in by him in an industry and no other advantage to worker is made। यानी कि जो भी यहाँ पर वर्कर काम कर रहा है तो उसके एफर्ट के एवज में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसको मनी पेड करते हैं, और इसके अलावा और कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर केवल क्या दिया जाता है, ओनली कैश, ओनली जो है कैश दिया जाता है, और उसके अलावा कोई अदर एडवांटेज या बेनिफिट या फिर कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दी जाती। दैट इज़ द नॉमिनल वेज। ओके। और ये जो नॉमिनल वेज की जो रेट है वो अलग अलग प्लेस पे जो है अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग वर्कर के हिसाब से भी ये अलग अलग हो सकती है। ओके। सो अमाउंट ऑफ पेमेंट इज सो कैलकुलेटेड दैट एवरी वर्कर शुड गेट एक्चुअल वर्थ ऑफ हिज सर्विस। ओके। तो ये पेमेंट इतना होना चाहिए कि जितना इसने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको जो है सर्विस के अकॉर्डिंग जो है एक्चुअल अमाउंट उसको मिल सके, एक्चुअल वर्थ जो उसको मिल सके। नेक्स्ट इज द रियल वेज। व्हाट इज द रियल वेज? रियल वेज के अंदर एक्चुअली ये नॉमिनल वेज से थोड़ा सा एडवांस चलता है। मीन्स यहाँ पर हम कैश के अलावा, कैश पेमेंट के अलावा हम जो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि नेसेसरीज, कंफर्ट, लग्जरियस। ओके। तो यहाँ पर एफर्ट और वर्क के बदले एम्प्लॉयज़ जो एफर्ट लगा रहा है, जो वर्क कर रहा है आपके फर्म के अंदर, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। दैट इज़ द रियल वेज। जैसे कि यूनिफॉर्म्स, इसेंशियल कमोडिटीज़, हाउसिंग विथ फ्री वाटर, आपने हाउस जो है अवेलेबल कराया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आपने जो अवेलेबल कराई है, कन्वीनियंस आप दे रहे हैं। ओके। और भी अदर जो है फैसिलिटीज़ अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके, बाय द फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, मनी के अलावा भी, यानी कि इन कैश पेमेंट के अलावा भी अगर आप कोई अगर सुविधा जो अगर आप प्रदान करा रहे हैं, दैट इज ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, उसको रियल वेज बोलेंगे। ओके। दिस इज द रियल वेज। नेक्स्ट इज द लिविंग वेज। नाउ व्हाट इज द लिविंग वेज? लिविंग वेज एक्चुअली इसके अंदर हम जो है सारा जो है पेमेंट कैश में करते हैं, लेकिन ये इतना पेमेंट हम करते हैं ताकि क्या हो, जो एम्प्लॉयज़ हो उसकी जो बेसिक जो नीड है वो पूरी हो सके। ओके। जो बेसिक फैमिली की नीड है वो यहाँ पर पूरी हो सके, क्लॉथिंग, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ओके। तो इसमें जो है सारा पेमेंट जो है कैश में किया जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि एक्स्ट्रा जो नेसेसिटीज़ क्या हैं उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग। ओके। व्हेन द रेट ऑफ वेजेस आर सच दैट दे कैन मीट द सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी कि इतना रेट हो वेज का कि जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाए अच्छी तरह से। एजुकेशन हो गया, फूड, क्लॉथ हो गया, सम इंश्योरेंस अगेंस्ट मोर इम्पोर्टेंट मिसफॉर्चून अलॉन्ग द प्राइम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ओके। सो दिस इज द लिविंग वेज। नेक्स्ट इज मिनिमम वेज। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करते समय किसी भी फर्म द्वारा 2 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला बिंदु यह है कि यह सैलरी इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि फर्म, कंपनी का जो प्रॉफिट वैल्यूम हो उस पर कोई असर पड़े, और दूसरा बिंदु यह है कि ये इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वर्कर की, लेबर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की वही पूरी ना हो पाए।
क्लियर। तो मिनिमम वेज वह एक लिमिट है, लोअर लिमिट है, जितना वेतन तो कम से कम देना ही है, ताकि उस लेबर की, वर्कर की जो बेसिक जो आवश्यकता है लाइफ की, वो फुलफिल हो सके। सो मिनिमम वेज वह कम से कम वेतन है, क्लियर, जो एमिनिटीज ऑफ लाइफ यानी कि जो बेसिक नीड है उसको कम से कम पूरा कर सके। ओके, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एंड इट मस्ट बी सफिशिएंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। और ये इतना होना चाहिए कि वर्कर जो एफिशिएंटली जो है काम कर सके। ओके, सो मिनिमम वेज वह कम से कम वेतन है जिससे बेसिक जो नीड है वो कम से कम पूरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज मिनिमम वेज को फिक्स करने के लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो है ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रहा है। इट मीन्स किसी भी अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री के अकॉर्डिंग, किसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है यह जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग मिनिमम वेज यहाँ पर होगा। तो इस मिनिमम वेज को, इस जो है कम से कम वेतन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो इंडिया में एक मिनिमम वेज एक्ट लाया गया था 1948 में। ओके, so has been in force where wages have been fixed for different part of country, and this has forced employer to give not less than this fixed minimum wage। तो यहाँ पर जो है अलग अलग हिस्सों में कंट्री के मिनिमम वेज को डिसाइड किया गया, और यह जो है निर्देश दिए गए किसी भी फर्म या फिर इंडस्ट्री को कि आपको इससे कम वेतन नहीं देना है, इसके बराबर या इससे ज़्यादा ही वेतन, यानी कि मिनिमम वेतन जो है इतना यहाँ पर रखा जाएगा किसी भी जो है एम्प्लॉय के लिए। तो अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री के 2020 के जो है रफली जो है कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जैसा कि दिस द अमाउंट ऑफ मिनिमम वेज एज ऑफ अर्ली 2020 मिनिमम वेज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जैसे यहाँ पे देखें तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही जो है ज़्यादा मिनिमम वेज है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर काफ़ी जो है कम है। इंडिया के अंदर कितना है, ये जो सेकंड लास्ट है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग कंट्री के अंदर जो है अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकती है, और इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज की जो वैल्यू है, जो न्यूनतम जो वेतन की वैल्यू है वो यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट में भी जो है अलग अलग जो है न्यूनतम वेतन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फेयर वेज, इट इज़ एक्चुअली द वेज विच मस्ट बी फेयर for work of a worker and should provide him with other necessities of life in addition to food or his family। तो एक्चुअली फेयर वेज क्या होता है कि यह जो वेज है वो मिनिमम वेज और जो लिविंग वेज था उसकी जो है मीडियम का जो है वेज होता है, जिसके अंदर सैलरी के अलावा भी कुछ जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, and the rate for the fair wage range between minimum wage and living wage। okay, between these two range the actual was depend on। तो ये जो फेयर वेज है वो मिनिमम वेज से ज़्यादा होता है, लेकिन लिविंग वेज से थोड़ा सा कम होता है। और ये जो फेयर वेज है वो किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वर्कर की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उस लोकल एरिया में जो है क्या रेट अभी चल रही है, नेशनल इनकम का लेवल क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडस्ट्री का प्लेस कहाँ पर है और ये किस कंट्री में है, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और जब ज्वाइनिंग कराई जाती है एम्प्लॉय की तो उस समय जो है बार्गेनिंग पावर का देखा जाता है कि जो है किस प्रकार जो है सैलरी डिसाइड की जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फेयर वेज को। ओके, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड वेज प्लान, तो एक अच्छे वेज प्लान की क्या क्या जो है विशेषताएं होनी चाहिए यहाँ पर। इट शुड प्रोवाइड अ गारंटेड मिनिमम वेज टू वर्कर, बिल्कुल यहाँ पे जो वर्कर को न्यूनतम जो वेतन है वो तो मिलना ही चाहिए। इट मस्ट रिवार्ड द वर्कर अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड मेरिट, यहाँ पर वर्कर को उनके काबिलियत के हिसाब से जो है पेमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, जो अच्छा काम कर रहा है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा ही पेमेंट मिलना चाहिए। It should aim at increasing production without adversely affecting the quality। इस हिसाब से प्लान होने चाहिए ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी हमेशा जो है इंक्रीज होती रहे।
इट शुड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड केयरलेस यूज ऑफ प्लांट टूल एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल मटेरियल का वेस्टेज कम होना चाहिए और क्वालिटी यहाँ पर बढ़नी चाहिए। इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए। शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों ही के लिए क्या होना चाहिए, जो वेज आप दे रहे हैं, जो सैलरी दे रहे हैं, वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। इतना भी ज़्यादा ना हो कि एम्प्लॉयर को नुकसान हो जाए और इतना भी कम नहीं हो कि एम्प्लॉय अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी ही नहीं कर पा रहा हो। तो इस प्रकार से जो है वेज प्लान जो है डिसाइड करना चाहिए। इंसेंटिव बोनस शुड बी पेएबल अलोंग विद द वेज एंड नॉट पुट ऑफ फॉर फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर के लिए इसको पुट ऑफ करने नहीं करना चाहिए और जो है ऑन द स्पॉट जो है वेजेस के साथ ही सबका पेमेंट होना चाहिए। बेस वेज फॉर ईच जॉब शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो यहाँ पर वेजेस प्लान यहाँ पर डिसाइड करने चाहिए। एंड हाई वेज रेट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओवर टाइम वर्क, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है, ओवर टाइम वर्क किया जाता है, उसके लिए हाई वेज रेट का यहाँ पे जो है प्रोविजन यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इंसेंटिव। इंसेंटिव इज द कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जाता है किसी एम्प्लॉय द्वारा तो उसको उत्साहित करने, उसको जो है प्रोत्साहन के लिए जो हम कुछ जो एक्स्ट्रा उसको रिवार्ड देते हैं, दैट इज़ द इंसेंटिव। ओके, ताकि जो है काम इसी प्रकार से जो है होता रहे अच्छी तरह से। तो रिवार्ड गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर परफॉर्मिंग बियॉन्ड द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको यहाँ पर जो है प्रोत्साहित करना होगा और यहाँ पे जो है रिवार्ड हम यहाँ पे देते हैं इंसेंटिव के रूप में। बेसिक सैलरी के अलावा हम जो है इंसेंटिव देते हैं, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इंसेंटिव देने के यहाँ पर हमारे पास जो है 2 फायदे हैं, वो क्या है देख लेते हैं। ये किसको दिया जाता है, इफ़िशियंट और हार्ड वर्कर को दिया जाता है। वह वर्कर जो इफ़िशियंट तरीके से काम कर रहा है और हार्ड वर्क काम कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर जो है इंसेंटिव देते हैं। इसका 2 उद्देश्य, पहला तो वर्कर को मोटिवेट करना कि आप जो है एफिशिएंट तरीके से काम करें, अच्छी तरह काम करें, और दूसरा इनकरेज वर्कर कि जो वर्कर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको जो है प्रोत्साहित करते रहना, उनको जो है टाइमली जो है रिवार्ड देना, ताकि वो इसी प्रकार से जो है काम करते रहें। तो ये इंसेंटिव इम्पोर्टेंट क्यों है? इंसेंटिव आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, दोनों के लिए जो है इंसेंटिव काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, बेनिफिशियल होते हैं। वर्कर्स आर लाइकली टू वर्क एट देयर बेस्ट व्हेन दे आर ऑफर मॉनेटरी रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बहुत ही जो है ये सही बात है कि अगर कोई पर्सन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अगर उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा रेगुलरली तो वो कंटिन्यूसली वैसा काम करेगा। लेकिन अगर उसका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अगर उसको प्रॉपर रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि उसका जो है मन थोड़ा सा वो हो जाए और वो काम से जो है सही से ना करे। तो इसलिए जो गुड परफॉर्मेंस कर रहा है उसको यहाँ पर रेगुलरली मॉनेटरी रिवार्ड इंसेंटिव के रूप में यहाँ पर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। एक जो इंसेंटिव होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है देख लेते हैं यहाँ पर। जो इंसेंटिव आप दे रहे हैं वो डायरेक्टली जो है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है दिया जाना चाहिए कि जैसा परफॉर्मेंस वैसा इंसेंटिव। ओके, और इंसेंटिव इंड्यूस एम्प्लॉयज टू मूव फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमम अचीवेबल परफॉर्मेंस। और इंसेंटिव ऐसा होना चाहिए कि जो कंटिन्यूस जो है एम्प्लॉय जो है वो ऑप्टिमम अचीवेबल परफॉर्मेंस की ओर आगे बढ़े। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ऐसा होना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो और प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़े। ओके, इंसेंटिव ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, मॉनेटरी टर्म में उसको हम मेज़र कर सकें। कोई भी आप रिवार्ड दे रहे हैं तो उसको मॉनेटरी टर्म में अगर उसको हम जो है किस प्रकार से माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इंसेंटिव ऐसा होना चाहिए उसको हम मॉनेटरी टर्म में माप सकते हैं। द टाइमिंग एक्यूरेसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसेंटिव क्या होना चाहिए, वेरी बेसिस ऑफ सक्सेसफुल इंसेंटिव प्लान। तो यहाँ पर टाइमिंग एक्यूरेसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसेंटिव देने का जो इंसेंटिव देने का जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइमिंग है, वो इस प्रकार सेट करनी चाहिए ताकि वो जो है प्रोत्साहित जो करते रहें एम्प्लॉयज़ को। इंसेंटिव प्लान इंकरेज अटेंडेंस एंड रिड्यूस एब्सेंटीज। ऑब्वियसली अगर रिवार्ड दिया जाएगा तो जो है एम्प्लॉयज़ जो है इंकरेज होंगे और अटेंडेंस ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगी और एब्सेंटीज जो है कम होती जाएगी। इंसेंटिव वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंड ऑन देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल ये जो इंसेंटिव है वो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग पर्सन के हिसाब से, अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से। ओके, एंड मिनिमम वेजेस आर गारंटीड टू ऑल वर्कर। ऑब्वियसली मिनिमम वेज तो जो है गारंटीड होना ही चाहिए। ओके, सो ये रिवार्ड बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं।
तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसा कि ये है पे रेज यानी कि जो है सैलरी बढ़ जाए, एम्प्लॉयज़ अलाउंस यानी कि तरह तरह के जो अलाउंस दिए जाते हैं वो यहाँ पर बढ़ा दिए जाए, अचीवमेंट अवार्ड दिए जाए, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, ये सब किसके द्वारा दिया जाएगा, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, या फिर पेड वैकेशन दी जाए, कहीं जो है फॉरेन ट्रिप जो है दे दी गई, जो है अच्छा परफॉर्मेंस के लिए किसी एम्प्लॉय को क्या किया गया कि जो है टूर का पैकेज दे दिया गया। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से इंसेंटिव है। ओके, दिस इज द रिवार्ड गिवन। ओके, मील ब्रेक्स, कुछ जो है एक्स्ट्रा जो है पर्क्स दिए जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी एंड पर्क एंड बोनस, तो कुछ जो है एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो है एक तरीके से जो पेंशन स्कीम्स होती हैं वो जो है सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा होती है, कि जॉब के बाद भी सोशली क्या रहे, पर्सन सिक्योर है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है पेंशन की आवश्यकता होती है। ओके, सो दिस इज द सोशल सिक्योरिटी। तो ये कुछ जो है रिवार्ड का टाइप है जो यहाँ पर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो हम बात करें इंसेंटिव के टाइप की, तो यहाँ पर इंसेंटिव दो टाइप के होते हैं। पहला हम देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दूसरा होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ओके, तो हम इसको आगे जो समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट इट मीन्स द इंसेंटिव विच आर गिवन टू इंडिविजुअल वर्कर फॉर इट्स ओन वर्क एंड इट इज़ यूज्ड वेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। तो डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब कि डायरेक्ट जो है एक सिंगल पर्सन तक अगर वो इंसेंटिव पहुंच रहा है, अगर डायरेक्ट हम जो है सिंगल पर्सन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर इंसेंटिव दे रहे हैं, दैट इज द डायरेक्ट इंसेंटिव। ओके, गिवन टू इंडिविजुअल वर्कर फॉर हिज वर्क। ओके, जब हम एक जो है सिंगल पर्सन के परफॉर्मेंस को मेजर कर पा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं। बट अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर हम किसी जो है ग्रुप को एनालाइज करके हम जो है रिवार्ड दे रहे हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट इंसेंटिव which are given to group of worker for their work used when it is impossible to measure individual performance। तो indirect फाइनेंशियल इंसेंटिव वहाँ दिया जाता है जहाँ पर हम जो है सिंगल पर्सन की जो परफॉर्मेंस को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, जो हम जो है कैश के रूप में जब हम बेनिफिट देते हैं वर्कर को, रिवार्ड देते हैं, दैट इज़ द फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इसमें एक हो सकता है बोनस। बोनस में क्या होता है, हम कुछ अमाउंट जो है इनको दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इट मीन्स कि यहाँ अगर किसी मंथ में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो वो क्या करती है, कंपनी या फर्म क्या करती है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर शेयर करती है, दैट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये कुछ जो है तरीके हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के, जिसमें जो है इंसेंटिव दिया जाता है इन द कैश। ओके, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें तो यहाँ पर यानी कि जो है कैश नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में कुछ जो है रिवार्ड दिया जाएगा, कुछ जो है प्लान दिए जाते हैं, जैसे फॉरेन ट्रिप वगैरह। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया गया, डेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, ओके, विजन केयर, फिटनेस, पेड वेकेशन। ओके, तो पेड वेकेशन में एक्चुअली आपको जो है पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको जो है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फ्री में, जो पेड वेकेशन आपको दिए जा रहे हैं, पर्सनल लीव दी जा रही है, सिक लीव दी जा रही है, चाइल्ड केयर दिया जा रहा है। तो ये कुछ जो है ये क्या है, बेनिफिट एंड पर्क्स क्या है, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर यहाँ पर आते हैं। द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड टू वर्कर फॉर देयर एफर्ट एंड हार्ड वर्क। प्रमोशन हो सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, जॉब सेटिस्फेक्शन हो सकता है, बेटर एंड वर्किंग कंडीशन, अवार्ड हो सकता है, हाउसिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फैसिलिटी देना हो सकता है। तो ये कुछ जो है एग्जांपल वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल के एग्जांपल हैं। अगर हम इसको ब्रीफली अगर कंपेयर कर लें तो फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या है कि बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में कैश पेमेंट दिया जाता है, और नॉन फाइनेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कैश में न दे करके जो है कोई रिवार्ड या फिर कोई प्लान या फिर कोई ऐसा कुछ जो होता है वो हम देते हैं। जैसे कि प्रमोशन हो गया, जॉब सिक्योरिटी, अवार्ड हो गया, कुछ जो आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी इंसेंटिव के रूप में, अवार्ड के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नॉन फाइनेंशियल जो है दिया जाता है इंसेंटिव। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेज और इंसेंटिव क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।